चलो आज हम लोग मुगल कालीन जो परिदृश्य है या फिर जो मुगल काल में जो केंद्रीय प्रशासन कैसे चलता था, या मतलब उसमें कौन कौन से इसके क्या बोलते हैं कि अधिकारी थे, जैसे है ना मुहद्दिस, जैसे वजीर हो गया, वकील हो गया, तो वो सब के बारे में हम लोग बात करते हैं आज। केंद्रीय प्रशासन के बारे में, फिर प्रांतीय प्रशासन और जिले का प्रशासन, इन सब के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो केंद्रीय प्रशासन में जो था वो शासन का अधिपति बादशाह कहलाता है। शासन का अधिपति मतलब मेन जो है वो बादशाह था। ठीक है, बादशाह देखो प्रधान सेनापति था, सबसे ऊपर सेनापति, प्रधान सेनापति बादशाह है। सर्वोच्च न्यायदाता, वैसे जो है न्यायदाता कौन होते हैं, काजी लोग भी होते हैं। ठीक है, पर ये सबसे ऊपर, ये ध्यान रखना, इस्लाम का संरक्षक होता था। क्या होता था, सेनापति, न्यायदाता और इस्लाम का संरक्षक। ठीक है, ध्यान रखना। और मुगल साम्राज्य की विशालता के कारण प्रशासनिक संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता। अब भाई देखो सिंपल से, आज भी तुम देख लो कि जैसे मान लो अपना भारत बहुत बड़ा है ना, बहुत कंट्रियों से बड़ा है, तो इतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन चलाने के लिए अकेला आदमी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फिर कुछ ना कुछ तुमको पद जनरेट करने पड़ेंगे। इस पदों को क्या है, वो पद जो है तुम्हारे काम करे आएंगे। ठीक है, ठीक, चलो देखो, माना जाता है कि सम्राट अकबर ने अपने वकील था उनका बैरम खान। ठीक है, क्या था, वकील था बैरम खान। अपने वकील बैरम खान के बाद इस पद के महत्व को, सॉरी यार उसके नीचे था, मैंने देखा, वही हम सोच रहे कि सीधे स्टार्ट कैसे। चलो, तो उसके लिए पहला जो पद आता है वकील है मुतलक, मतलब वकील को जो है, वकील जो है उसको लक बता रहा, मतलब वकील को लकी बता रहा। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा है वकील। ठीक है, अब देखो ये क्या था, ये मुगल प्रशासन में सम्राट के बाद जैसे ये सम्राट हो गया, राजा के जस्ट बाद ये वकील आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था राजा के बाद। ध्यान रखना, शासन के कार्यों का जितना भी पावरफुल, जैसे कि मान लो कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गया, फिर वो उप प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, इस तरह से, तो उसको वकील बोलते थे। ये केंद्रीय प्रशासन के समस्त विभाग, जितने भी विभाग हैं केंद्रीय प्रशासन, समस्त विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति, उनको हटाना, पदच्युति का कार्य करता था। मतलब नियुक्ति भी वही करेगा मंत्रियों की, और उनको हटाएगा भी ये। परंतु बाद में इस प्रथा को समाप्त होती चली, क्योंकि बाद में वकील नहीं रखते थे, वकील रखना बंद कर दिया, वजीर हो गया था उसकी जगह ना। ठीक है, ये नॉर्मली वकील वाला व्यवस्था जो है ना, ये अकबर काल में ज्यादा चली थी। ठीक है, माना जाता है कि जो सम्राट अकबर थे ना, जो सम्राट अकबर ने अपने वकील यानी बैरम खान के बाद इस पद के महत्व को कम करने के लिए अपने शासन काल के 8वें वर्ष में एक नया पद उन्होंने जनरेट किया। उसको बोलते हैं दीवान ए वजारत ए कुल। दीवान ए वजारत ए कुल, धावक, ऐसे याद करो। ठीक है, दीवान ए वजारत ए कुल, अब उसी को वजीर कहा जाता था छोटे शब्दों में, है ना। इसकी स्थापना उन्होंने कर दी। बाद में वकील वाले को उन्होंने सोच रहे थे कि कम कर दे पावर, है ना, वकील वाला पद हटाना चाह रहे थे, तो धावक उसकी जगह आया। ठीक है, दीवान ए वजारत ए कुल। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य जो है राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंधन था। नाम ही पता है, दीवान लोगों का काम क्या होता है, यही काम होता है, वित्तीय मामला, राजस्व मामला, टैक्स से संबंधित। ठीक है, रेवेन्यू से संबंधित है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। वकील पद की महत्ता कम होने के बाद दीवान या वजीर बादशाह के बाद मुख्य अधिकारियों की भूमिका निभाता था। अब तुमको पता है वकील का तो उन्होंने महत्ता ही कम कर दिया था ना भाई। वकील पद को उन्होंने बोला कि इसका थोड़ा डिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब डिवैल्यूएशन करते हैं, इसका थोड़ा वैल्यू कम करते हैं। तो उसके लिए एक नया पद, जैसे मान लो सिंपल बात है कि एक लेडीज होती है। ठीक है ना, अगर एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है और एक लेडीज है। ठीक है, ये लेडीज है। ठीक है, अगर इस आदमी को इस लेडीज का डिवैल्यूएशन करना, देखो ये कोई सही बात नहीं है, बट होता है ना कि भाई जैसे तो ये दूसरी शादी भी कर लेगा, ये दूसरी लेडी लेके आ जाए, तो इस लेडी का थोड़ा मतलब जो है वैल्यू घट जाएगा बेचारी का। तो यही उसने क्या किया कि भाई जो वकील था ना, ये वकील था, इस पद को उसने महत्ता कम करने के लिए एक वजीर वाला या वजारत वाला पद भी इसने जनरेट कर दिया। तो इसका वैल्यू बढ़ने लग गया और ये जो है इसको खत्म ही करना चाहता था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सिंपल एक इस तरीके से।
ठीक है। तो वकील पद की महत्ता कम होने के बाद जो है दीवान या वजीर, उसको दीवान या नॉर्मली अब इतना कोई बोलेगा क्या, दीवान ए वजारत ए कुल, तो ये दीवान या फिर वजीर, बस इतना बोल दो। ये बादशाह के बाद मुख्य अधिकारी की भूमिका निभाने लगा। ठीक है। अब भाई वकील के बारे में पढ़ लिया, वजीर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है भाई वजीर, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो दीवान का दीवान या वजीर, ठीक है, दीवान या वजीर। देखो दीवान या वजीर क्या होता है, नाम से जैसे लग रहा है रेवेन्यू वाला, थोड़ा सा राजस्व वाला जो है उससे संबंधित होगा, वित्तीय मामलों से संबंधित होगा। ठीक है। दीवान का नियंत्रण राजस्व या वित्तीय विभाग पर होता था। ठीक है। रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, यानी IRS था एक तरह समझोगे तो। ठीक है। वजीर जो है दीवान IRS है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ये समझ लो। दीवान ही शाही खजाने का प्रबंध, अब जो भी शाही खजाना है उसका प्रबंध करने का काम यही भाई, दीवान का काम यही होगा भाई कि सर जो राजा है उसका शाही खजाने का ध्यान रखो और उसके हिसाब की जांच करता है, मतलब कि खजाने से कितना पैसा गया, खजाने से कितना पैसा निकला, मतलब आया, उस सब का जांच करता है। दीवान के नियंत्रण में ही करों की वसूली, अब दीवान है तो ऑब्वियसली बोले ना ये रेवेन्यू वाला, तो रेवेन्यू है तो टैक्स की वसूली सब यही करना है ना, और उसकी रकम के विषय में निर्धारण होता है ना, कि भाई टैक्स कितना लगाएगी, जैसे 1/3 लगाना है, 1/2 लगाना है, खिलजी के जैसा है ना, तो ये सब भी निर्धारण वही करता है। ठीक है। अकबर के समय में जो ये वित्त विभाग थे ये दीवान मुजफ्फर खां या राजा टोडरमल और शाह मंसूर के अधीन रहा है, मतलब कभी मंसूर खां के पास रहा है तो ये वित्त विभाग, कभी ये टोडरमल के पास में, तो कभी मंसूर के पास में। ठीक है। चलो आगे। देखो औरंगजेब के समय, ये तो अकबर के समय तो 3 जनों के पास रहा, औरंगजेब के समय जो आदमी था वो था असद खां, जो सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान या वजीर के पद रहा। सोचो 31 वर्षों तक दीवान या वजीर के पद पर रहना कितना बड़ी बात है यार, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, मतलब अगर 20-30 साल में बना है तो 60 साल तक आराम से रहा है। अच्छा सोचो। फिर जो है मीर बख्शी जो होता है ना, वो सेना का जो मेन हेड होता है ना, जैसे वायुसेना का हम लोग देखते हैं ना, वायुसेना, थल सेना है ना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन सब के हेड होते हैं ना, वैसे ही ये जो क्या है ये सेना का सबसे बड़े हेड था। ठीक है। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, हालांकि सबसे प्रधान सेनापति जो होते हैं ना, प्रधान सेनापतियों का भी जो होता है वो तुम्हारे होता है राजा खुद, परंतु मीर बख्शी जो होता है वो सेना में सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि पहले तो ये सब सेना थी नहीं, पहले तो यही सब थी, घोड़े हाथी ये सब देखते थे। तो मीर बख्शी जो है सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी था। इसके पास दीवान आरिज के समस्त अधिकार थे। आरिज सैनिक किसी को भी कर सकते हैं खारिज, है ना, ऐसे कर सकते। ठीक है। इनके पास इतना मतलब से ये आरी जो है समझ लो, आरी नहीं याद है तो ये आरी जो है किसके पास है, सेना के पास है, सेना की आरी है ये। ठीक है। तो से ध्यान रखना कि भाई पूछ लेगा कि मान लो दीवान आरी जो है किससे संबंधित है, तुम बोल देगा दीवान राजस्व से, फिर दरोगा से, कुछ और से, है ना, तो इस तरह से। तो ध्यान रखना दीवान आरी जो है सेना से संबंधित है। मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण मीर बख्शी का पद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, है ना। मनसबदारी होता था, मनसबदारी मतलब होता है कि देखो मन का मतलब होता है वहां पे कि क्या बोलते हैं कि जात या फिर ओधा, है ना, और सबदारी का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। छोड़ो उसको, चलो। मुगल सेना में मनसबदारों की नियुक्ति देखो मनसबदार, देखो मुगल वो मीर बख्शी देखो क्या क्या उसके पास पावर है, उसका पावर है मनसबदारों की नियुक्ति करना, सैनिकों की नियुक्ति करना। देखो सैनिक तो मनसबदार के नीचे हो गया ना, उनके वेतन, जैसे मान लो सैनिकों के वेतन, मनसबदारों के वेतन क्या होगा, प्रशिक्षण कैसे होगा, अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागने एवं मनसबदारों के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि, ये सब जो है इसकी जिम्मेदारी मीर बख्शी को निभानी होती थी। ठीक है। प्रांतीय, अब देखो ये तो हो गया स्टेट लेवल पे, ये प्रांतीय वो था सेंट्रल लेवल पे मीर बख्शी। अब प्रांतीय बख्शी जो प्रांतों में नियुक्त होते थे, मीर बख्शी को संदेश के माध्यम से वहां की स्थिति से अवगत कराते। अब भाई प्रांत लेवल पर भी जो है प्रांतीय बख्शी होते थे, वो बताते थे कि कैसा हालत है मतलब यहाँ पे। ठीक है। मतलब
स्टेट लेवल पे बताने के लिए। समझ लो कि तुम्हारा स्टेट लेवल पे जो सेना का अधिकारी हो गया, डीजीपी जो भी होते हैं वो सब जो है वो ये है, समझ लो प्रांतीय बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी का पद अकबर के शासन काल में प्रारंभ हुआ था, क्योंकि उससे पहले उतना कोई अवेयर नहीं था ना भाई, मौका मिला नहीं था। क्या बोलते हैं, बाबर को तो 5 साल का मौका मिला था ना बाबर को, तो बाबर तो 5 साल में लड़ता ही रहा था। और हुमायूं को तो इस सब से फुर्सत ही नहीं था, दिमाग आंखें खोले तो कुछ हो। तो मीर बख्शी का जो मेनली पद जो है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी जो है अकबर के काल में आती है उनको। ठीक है, तो मीर बख्शी जो का पद जो है वो अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रधान काजी। ठीक है, प्रधान काजी जो थे, देखो नाम से पता है काजी जो क्या, काजी का क्या काम होता है, काजी का काम होता है न्याय करना ना। तो ये पहले काजी जो थे इसीलिए काजी के पास भी जाता है। तो प्रधान काजी जो है प्रधान न्यायाधीश है। ठीक है, अगर मान लो काजी के बाद में भी अगर कोई है तो वो है तुम्हारा बादशाह, और उसके बाद में जो बादशाह के बाद में कोई है तो वो काजी है, ध्यान रखना। देखो काजी उल कुज्जात, ठीक है, काजी उल कुज्जात, ये तो बस इतना समझ लो कि काजी आ गया ना, बस इतना ही बहुत है। फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानूनों के अनुसार करता है। तो फौजदारी मुकदमा मतलब समझते हो, आपराधिक मुकदमा, जैसे किसी को मार दिया ना, ये सब जो होता है। तो फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानून के अनुसार करते हैं। ऑब्वियसली इस्लामिक राजा थे तो इस्लामिक कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, प्रधान काजी जो है प्रांत, जिला, नगर के काजियों को नियुक्त करते थे। जैसे सिंपल एज सिंपल है ना, हाँ ये बोल सकता है कि राजा करते थे। ध्यान रखना, राजा उस समय के थोड़े कम ही काम करते थे, तो जितना सब काम था ना इन्हीं को भोला, मतलब जिनको जो विभाग दिया जाता था उसका काम जो है उन्हीं को करना है ना। अभी तो जैसे मान लो कि महालेखाकार की नियुक्ति जैसे मान लो किसी और ने कर दी, इस तरह से। मतलब भारत में थोड़ा ये थोड़ा अलग है ना, कोई उस जो है डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा जाता है पर नियुक्ति कोई और ही कर देता है। पर इसमें यह है कि यहाँ पे जो नियुक्ति वही कर रहा है जो डिपार्टमेंट का हेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। काजी की सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। मुफ्ती जो है वो अरबी में थोड़े से अरबी जो है न्याय शास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, अरबी न्याय शास्त्र के विद्वान होते थे, जो मुकदमों में शरीयत कानून के मूल रूपों का काजी से मशवरा करते थे। क्या करते थे, काजी से मशवरा करते थे। क्योंकि काजी तो फैसला सुनाएगा और मुफ्ती जो उनके सहायक है तो ये बोलेंगे कि हाँ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और ये फैसला सुना दो। जिस आधार पर काजी निर्णय लेता था और काजी उसी आधार पर निर्णय लेता था। ठीक है, अब है मुहतसिब। देखो मुहतसिब जो है ये शरीयत कानून के अनुसार प्रजा के कार्यों का निरीक्षण व नैतिक नियमों की देखभाल करते हो। मुहतसिब वैसे एक जेन्युइनली बोलोगे तो वैसे उन लोगों को बोला जाता है जो जैसे जनता है ना, उनके क्या मतलब रिएक्शन है राजा के प्रति, या उनके क्या मतलब उनको क्या काम कर रहे हैं, या उनके क्या मंसूबे हैं, या उनके क्या बोलते हैं कि उनके क्या बोलते हैं यार, उन सब का ध्यान रखता है। मतलब ये उनकी क्रियाविधि पे ध्यान रखता है ना। ठीक है, तो मुहतसिब जो है वो मुहतसिब का काम क्या होता है, बस जनता पे बस प्रजा के कार्यों का निरीक्षण करना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, और नैतिक नियमों की देखभाल करना। और मुहतसिब ये भी ध्यान रखता है कि मुहतसिब को इसलिए रखा जाता था कि राजा ये सोचता था कि कहीं मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जनता मेरे खिलाफ कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर रही। तो ये जो है उनके कार्यों को जांच करता था कि भाई कौन लोग जो है यहाँ पे बैठ के षड्यंत्र करते हैं राजा के खिलाफ। मतलब एक तरह से खबरी टाइप में, इंटरनल खबरी, बहुत हार्ड वाला। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के कार्य मुहतसिबों को ही सौंपे जाते थे ना। क्योंकि देखो इसलिए ये समझ सकते हो, कोई मान लो पूछ देगा कि जो है हिंदू क्या बोलते हैं अकबर या जो भी है औरंगजेब के काल में जो है हिंदू ये मंदिरों को तोड़ देते थे, इसकी सूचना कौन देता था। देखो जो मुहतसिब जो होते ना वो ये बताते थे कि जो मंदिरों में बैठ के ना जो हिंदू लोग है, मतलब वो ऐसे बताते थे, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कि वो मुहतसिब जो उनके जो होते रखे हुए होते थे ना, वो लोग ये बताते थे कि हिंदू लोग जो है वो मंदिरों में बैठ के क्या करते हैं ना कि राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और ये मंदिर जो है राजा के खिलाफ षड्यंत्र का एक केंद्र है। तो इसलिए जो है औरंगजेब इन मंदिरों को तोड़वाता था। ठीक है, तो ये एक तरह से जिम्मेदारी किसका होगा, मुहतसिब का होता था। मुहतसिब ये परिवार देता था तब टूटता था, समझे। सद्र उस सद्र या प्रधान सद्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं सद्र उस सद्र, ये धार्मिक मामलों संबंधित है। ये केवल धार्मिक मामलों संबंधित है, ये ध्यान रखना, ये गलत है। केवल धार्मिक मामलों संबंधित नहीं है। दान संपत्ति दायित्व विभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। दान संपत्ति, भाई दान संपत्ति धर्म से थोड़ी मतलब,
भाई किसी को भी दान संपत्ति दे सकते हैं ना। और दायित्व विभाग का प्रधान होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। सम्राट व्यवसायी परिवारों के, अब ये देखो, सम्राट व्यवसायी परिवारों के सदस्य धर्मात्मा। अब देखो सिंपल बात है, जो है धर्मात्मा, जैसे कि साधु संत हो गए, उल्लेमा हो गए, इन सबको भी वो लोग जागीर धन ये सब देते थे। विद्वान हो गए, जैसे बीरबल जैसे विद्वान हो गए, और उल्लेमा हो गए, है ना। उल्लेमा जो मतलब जो इस्लाम के जो विद्वान है थोड़े से, उनको बोलते हैं उल्लेमा। और साधु संत है, वो उन सब की सहायता के लिए, जैसे साधु संत हिंदू में हो गया, वैसे ही उनके जो साधु संत नहीं बोलेंगे, ज्ञानी हो गए, ज्ञानी बोलेंगे उनको ना। साधु संत जो है वो अलग छोड़ो, ठीक है। साधु संतों, उल्लेमा, इन सबको जो है सहायता के लिए धन व जागीर दोनों दिया करते थे, ठीक है। मीर ए समा, गाना सुना, समा है ये प्यार का। देखो समा कहाँ, समा कौन चीज बनाता है? देखो एक तो जो राजा का महल जो होता है ना, वो समा बनाता है, इसे याद करो, ठीक है। फिर जो है राजा अपना मूड खराब जब होता है तो समा बनाने हरम में जाता है। हरम वो जगह होती है जहाँ राजा बहुत सारी मतलब लेडीज लोग के साथ रहता है, और वहां दूसरे आदमी का जाना वर्जित होता है, ठीक है। फिर रसोई, ठीक है, और कारखाना। भाई रसोई में तो पेट का समा बनता है, और कारखाने में पैसे का समा बनता है, और हरम में जो है मूड का समा बनता है, ठीक है। और महल में तो पूरा समा ही रहता है क्या। तो इन सब का जो प्रबंधक था, मतलब इन सब का जो ध्यान रखना, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, टाइम साफ करवाना, कहीं टूट भंग किया, तो इन सब का ध्यान रखना जो है वो था मीर ए समा, ये समा का बनाने में ना। तो ऐसे याद रख लो, हरम का प्रबंधक, तो हरम से हो जाता महल, र से रम, रसोई, और माँ से महल, ठीक है। देखो ह से हरम खुद हो गया, र से रसोई हो गया, मैं से महल हो गया, और का से हो गया कारखाना का प्रबंधक। तो ये मीर ए समा समझ लो हरम का प्रबंधक था, ठीक है। तो मीर ए समा के अधीन दीवान ए बयूतात, मुशरीफ, दरोगा और तहसीलदार आदि सब कार्य करते थे। सोचो अगर मान लो अभी भी दरोगा और तहसीलदार होता है, मान लो पूछ लो कि तहसीलदार और दरोगा जब मुगल कालीन में थे तो वो किसके अंतर्गत आते थे? तो वो समा, ये भी सब समा बनाने में काम आते हैं कि नहीं, ठीक है। अब अन्य पद और कौन कौन से थे देखो। मुस्तौफी, टॉफी हमको कौन लेगा भाई? टॉफी जो है वो महालेखाकार देता है, ऐसे मतलब मुस्तौफी, ठीक है। मुंह से टॉफी कौन छीन लेता है? लेखाकार बोले कि मुंह में टॉफी नहीं खाना है, ठीक है। नाजिर ए बयूतात, है ना, नब्त, ये जो है नाम ऐसे कैसे लग रहा है, मतलब बयूतात, कात कारखाना, ऐसे है ना, बयूतात थोड़ा मतलब ये है, थोड़ा अल्टर है। बयूतात यानी शाही कारखानों के वित्तीय आय व्यय का पुनर्निरीक्षण करता था, मतलब शाही कारखाने कितना पैसे कमा रहे हैं, कितना पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इसके बारे में। और मीर ए आतिश, ये तो पता चल रहा, आतिश मतलब तोप खानों का कोई होगा ना, तोप खानों का निरीक्षक, ठीक है। और डाक ए दरोगा ए डाक, ये तो पता ही, जो डाक का निरीक्षण करने वाला है वो सब है, ठीक है। मीर ए बर, देखो बर जो होता है ना वो जंगलों में तुमको मिलता है। बर जो है वो जानवरों के, और किसी भी आप पे जाओगे, आप भी जाओगे पेंट शर्ट पहन के, तो उसमें जो छोटे छोटे कांटे चुभ जाते हैं ना, उसको बर बोलते हैं। तो वो सब कहाँ पे मिलेंगे? जंगल में, तो वन अधीक्षक हो जाएगा, ठीक है। मीर ए तोजक मतलब ऐसे समझो ताजिया, या जो भी समझना है। तो ये ताजिया क्या होता है? उत्सव होता है ना, इसे याद कर सकते हो। मीर ए तोजक से ताजिया कर सकते हो। तो ताजिया उन लोगों का जो है त्योहार होता है, मोमडन लोग, है ना। तो उत्सव आदि के प्रबंधन के लिए ये पद बनाया गया था। तो इसका ये तो हो गया मतलब टोटली कि कौन कौन से थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मतलब मेन विजुअलाइजेशन में ना, कि किसके, जैसे ये बादशाह, ठीक है। तो बादशाह जो है था वो क्या था? मेन अधिपति यही था ना, मेन अधिपति। और बादशाह जो है तीन काम होते, देखो इसने बताया ना तीन, देखो ये बता रहा है कि तीन काम है। तीन में क्या है कि भाई मेन सेनापति भी यही होता है, प्रधान सेनापति, ठीक है। फिर इस वाले अंगुली से जो है वो ये बोलता है कि सब सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है ना, वो भी ये होता है। और इससे ये बताता है, इससे ये क्या बताता है, बता, याद है? मेरे को नहीं याद है, देखो रुको, हाँ, इससे ये बताता है ये इस्लाम का संरक्षक है, ठीक है, इस्लाम का संरक्षक है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकना, तीन जो ये सेनापति, प्रधान सेनापति होते हैं, और बादशाह जो होता है वो सर्वोच्च न्यायाधीश और इस्लाम का संरक्षक होता है, ठीक है। और क्या था? हाँ, अब ये तो इसके लिए बहुत सारे इसने पद बनाया था। कौन कौन सा पद था ये देख लो। ये क्या है? वकील, देखो वकील दिख रहा है। ये वकील कौन था उस समय? बैरम खान था, ठीक है, बैरम।
बैरम खां, ठीक है, उस समय वकील जो था बैरम खां था, ठीक है। और इसका काम क्या होता था ना कि मुगल प्रशासन के सम्राट के बाद, मुगल प्रशासन में सम्राट बादशाह के बाद इसी का नंबर आता था, बादशाह के बाद जस्ट यही है, ठीक है। बादशाह के मुगल प्रशासन में सम्राट के बाद शासन के कार्यों का संचालन करना का सबसे महत्वपूर्ण उसमें वकील था, ठीक है। और ये केंद्रीय प्रशासन के समस्त कार्यों में ये क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को हटाना, ठीक है, ये सब जो काम करता था। परंतु बाद में इसको हटा दिया गया, वकील वाले प्रथा को ही खत्म कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। बैरम खां पता है, ये जान रहे हो बैरम खां? बैरम खां जो है मोहम्मद बैरम खां इसको बोलते थे, अब्दुल रहीम खान खाना के ये पिता थे, ठीक है। और जाने माने आदमी थे बहुत ही, और अकबर के वजीर या वकील भी रहे, वे तुर्किस्तान से आए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैरम खां का ये देखो फोटो भी देख सकते हो, ये बैरम खां है, मिस्टर बैरम खां, तो ये बैरम खां है, ठीक है। तो ये बोला माना जाता है कि सम्राट अकबर ने अपने वकील बैरम खां के बाद, बैरम खां जब डेथ वेथ हो गया तो मतलब उनके बाद भी इस पद को महत्व कम दिया गया ना, कम करने के लिए उन्होंने क्या किया ना कि एक और पद नया जैसे दीवान जिसको बोलते हैं ना, एक दीवान हमने बोला धावक, यानी धावक नया पद एक जनरेट कर दिया, धावक, उसको बोलते हैं दीवान ए वजारत ए कुल, है ना। तो ये दीवान जो है, ये दीवान ने उन्होंने नया पद सर्जन कर दिया, ठीक है। ये देख लो, ये दीवान, ये गाना गा रहा है, ये दीवान है, दीवाना हो गया इसलिए दीवान वाला गाना गा रहा है, समझ लो, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसी को दीवान जो है, दीवान वजारत को बोलते थे वजीर, है ना, या फिर इसको दीवान भी बोल सकते हो आप, दीवान या वजीर जो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका कार्य जो होता था ना, ये कार्य क्या करता था, अब भाई देखो मूवी से भी रेवेन्यू टैक्स होता है ना, रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो रेवेन्यू और इसको बोलते थे वित्तीय मामलों का प्रबंधन, है ना, रेवेन्यू मामलों का और वित्तीय मामलों का, यानी राजस्व के मामलों और वित्तीय मामलों का जो है वो ये देख रेख करता था, ठीक है, ध्यान रहेगा। मुख्य अधिकारी, हाँ भूमिका निभाता है, वजीर हो गया, हाँ राजस्व विभाग हो गया, ठीक है, वो राजस्व विभाग से था, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, जो दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था, पहले बता चुके हैं। अब देखो दीवान जो होता था ना, वो दीवान का क्या काम था ना कि दीवान जो है वो शाही खजाने, जो सरकार का जो शाही खजाना होता है, दीवान जो होता है वो शाही खजाने का प्रबंधन एवं हिसाब की जांच करता था, मतलब शाही खजाने से कितना पैसा निकला, कितना पैसा इसके अंदर आया, है ना, इस सब की भी जांच करता था, ठीक है। ये भी सब दीवान के नियंत्रण। और जो टैक्स वसूली जो है ना, जो कर कितना लगाना है उन सब के बारे में, जो टैक्स है, कर वसूली है, या फिर कर की जो क्या बोलते हैं रकम है, उसको तय करना, ये भी काम किसका था, दीवान का। ये सब तय करना भी काम किसका, दीवान का। क्योंकि जब पैसे आते हैं, चाहे पैसे जहाँ कहीं से आना, पैसे चाहे खजाने में हो चाहे वो कर के रूप में हो, वो आदमी को दीवाना कर ही देता है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और अकबर के ज्यादातर ये वजीर कौन थे या दीवान कौन थे अकबर के समय, याद हो, देखो सबको फोटो लगाया हुआ है, ये देखो, ये मुजफ्फर खान है ना, मुजफ्फर खान जो थे ये अकबर के समय एक ये थे वित्त मंत्री के रूप में ना, और एक राजा टोडरमल थे, ठीक है, राजा टोडरमल नवरत्नों में से एक है ये, ठीक है, राजा टोडरमल, ये राजा टोडरमल का फोटो है। और एक ये थे, क्या नाम है, शाह मंसूर, भाई शाह मंसूर का फोटो नहीं मिला तो इन्हीं को शाह मंसूर बना दिया, वैसे ये शहर शाह मंसूर है, ठीक है, शाह मंसूर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो तीन थे ये वित्त विभाग के दीवान थे, ये तीनों ही क्या थे, वित्त विभाग के दीवान थे वित्त विभाग के। कौन, एक शाह मंसूर और एक टोडरमल जी और एक मुजफ्फर खान, ठीक है, मुजफ्फर खान, ध्यान रखना। चलते हैं आगे, चलो। देखो औरंगजेब के समय एक आदमी और था, उस आदमी का भी नाम देख लेते हैं। देखो ये है असद खान, है ना, ये गौर खान का भाई है असद खान। तो ये असद खान जो है ये 31 वर्षों तक रहा था औरंगजेब के काल में, मतलब जो औरंगजेब काल रहा था उसका नाम भी असद खान था, ठीक है, असद खान, ठीक है। ये सर्वाधिक समय तक रहा था एज ए क्या बोलते हैं कि वित्त वक्फ दीवान या वजीर के रूप में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब नया आगे तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है मीर बख्शी, जो ये जो फोटो है मीर बख्शी के होते थे। अब मीर बख्शी तो पता चल रहा है कि ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी है, बाकी सब सैनिक जो आगे चल रहे हैं। मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी
सी, मीर बख्शी, ठीक है। मीर बख्शी को सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके पास दीवान ए आरिज के समस्त अधिकार, ऐसे याद करो, दीवान ए आरिज है ना, दीवान ए आरिज, आरिज वो है सेना का, बोलो ना, ये आरिज जो है सेना की है, ठीक है। आरिज किसी भी आदमी को सेना कर सकती है खारिज, हम पहले बता दिया है ना, पहले बता दिया, मतलब क्या कितने बार बताया, मीर बख्शी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, देखो अब दीवान, ये तो हो गया। अब देखो मुगलों में मनसबदारी की प्रथा थी, है ना, दीवान आरिज का फोटो देखो, ये दीवान आरिज, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, दीवान आरिज। तो जो मुगलों में जो थे ना, मनसबदारी व्यवस्था थी, सबको पता है मनसबदारी व्यवस्था थी, और मनसबदारी प्रथा के कारण मीर बख्शी का पद और ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। और इसका काम क्या था भाई, सैनिक को, जैसे ये सैनिक है, इसकी नियुक्ति कर देना, ठीक है। अगर मान लो सैनिकों की नियुक्ति, मनसबदारों की नियुक्ति है, मनसबदार है, इसकी नियुक्ति कर देना, मान लो इसके आगे कोई सैनिक है तो उसकी नियुक्ति कर देना, उनके वेतन का, उनका कितना वेतन दिया जा रहा है, उनके प्रशिक्षण का, इन सब का जो है काम इसी का था, ठीक है। फिर घोड़ों को दागने का, है ना, घोड़ों को दागने का मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बता, ठीक है, मनसबदारी जो है ये है, ठीक है। फिर घोड़ों को दागने का ये सब जो प्रथा है, ये सब भी इसी के द्वारा की जाता। मनसबदार के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि की जिम्मेवारी जो है मीर बख्शी की होती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्रांतीय बख्शी, अब जो मीर बख्शी के बाद में आते थे वो प्रांतीय बख्शी आते, ठीक है, प्रांतीय, जो इन सब की भी नियुक्ति मीर बख्शी करता था। और ये मीर बख्शी को क्या बताते थे कि भाई राज्य की स्थिति बताते थे कि वहां की स्थिति कैसी है, ठीक है। मीर बख्शी का पद जो है अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उससे पहले जो है सत्ता उतनी स्थिर नहीं थी। ये है काजी, प्रधान है काजी, पता ही है प्रधान है काजी क्या होता है, प्रधान न्यायाधीश होते हैं। वैसे सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है, राजा न्यायाधीश, ठीक है। ये काजी लोग जो है ये क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो काजी उल कुज्जात, ये काजी उल कुज्जात जो होता है फौजदारी मामलों का फैसला करते हैं, किसका, फौजदारी का। जैसे किसी ने, फौजदारी का मतलब होता है आपराधिक मामले, जैसे किसी ने किसी को मर्डर कर दिया तो सजा सुलाना, ये सब। और ये सब होता था इस्लामिक कानून के आधार पर। सिंपल बात है, राजा भी इस्लामिक थे तो इस्लामिक कानून को, है ना। और उनकी जो हेल्प करने के लिए ना, अब जैसे मान लो कि स्टेट लेवल पे भी तुमको, प्रांतीय लेवल पे भी काजी चाहिए, फिर जिला लेवल पे भी चाहिए ना, तो नगर लेवल पे भी काजी है। तो ये जो मेन काजी, प्रधान काजी होते थे ना भैया, बाकी सबकी नियुक्ति करते थे, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल पहले इन्हीं को काम दे रखा कि भाई आप ही नियुक्ति कर दो प्रांतियों की, जिलों में और नगरों में, सबकी जो जितने भी काजी चाहिए उन सब की नियुक्ति आप करोगे, ठीक है। ये पावर हो गया। दूसरा पावर था कि इनके सहायता करने के लिए, अब ये तो फैसला सुनाते थे, ठीक है, इनकी सहायता करने के लिए जो थे ना, है ना, इनकी सहायता करने के लिए ये होते थे मुफ्ती, ठीक है। महबूबा मुफ्ती का फोटो बहुत शूट किया, नहीं, मुफ्ती जो उनकी हेल्प करते थे काजी की, तो उसको बोलते थे मुफ्ती, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मुफ्ती जो लोग थे, अब कौन पूछ लेगा कि मुफ्ती कौन है, तो ये ध्यान रखना, जो काजी का हेल्प करते हैं ना, जैसे ये मुफ्ती लोग जो होते थे, ये जो क्या है ना कि अरबी न्याय शास्त्र में मुफ्ती लोग जो होते थे अरबी न्याय शास्त्र के ज्ञाता होते थे, विद्वान होते थे। मतलब अरब में न्याय शास्त्र, मतलब कैसे न्याय किया जाता है उसके ये लोग ज्ञाता थे, उसके बारे में पढ़े हुए होते थे, ठीक है। तो उसी के बाद में जो है मुफ्ती जो है उनको सलाह देते थे काजी, और काजी उसी के आधार पर या शरीयत कानूनों के आधार पर जो है फैसला सुनाते थे, ठीक है। चले आगे, मतलब मशविरा करते थे ये। तो अब मुहतसिब जो है ये तुम्हारा क्या होता है ना कि मुहतसिब वे आदमी होता है जो लोगों के सदाचार आदि पर विशेष ध्यान रखता है, बोलता है ना, मतलब लोगों के कैसा व्यवहार, सदाचार पर विशेष ध्यान रखता है और उन्हें सदाचारी बनने पर प्रयत्न करता है ना। ये जो है लोगों के जो कार्य होते हैं इन पे ध्यान रखने का काम होता है इसका, ठीक है। मतलब लोगों के कार्यों का, इनडायरेक्टली बोलोगे तो लोगों के कार्यों का निरीक्षण करता है ये, ठीक है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब राजा के बारे में कितनी बुरी बात बोल रहे हैं, राजा के बारे में कहाँ षड्यंत्र हो रहा है, तो यही मुहतसिब जो होता था ना, यही जो है बाद में जो है मुहतसिब, ठीक है। मुहतसिब जो होता था ये मंदिरों को तोड़वाता था, क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता था, मुहतसिब बताता था कि औरंगजेब को, जैसे मेनली औरंगजेब के समय, ठीक है। तो मुहतसिब जो है, मुहतसिब ये बोलता था कि जो मंदिर है ना, ये हिंदू यहाँ पे लोग बैठ के जो है राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और ये राजा के षड्यंत्रों का केंद्र है मंदिर, इसलिए जो है औरंगजेब मंदिरों को तोड़वा देता था, ठीक है।
तो मंदिरों को तुड़वाने का काम, ये सब रिकमेंड करने का काम किसका था? मुहद्दसिब का। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने के कार्य मुहद्दसिबों को ही सौंपे गए थे। ठीक है, अब एक है सद्र उस सद्र। ठीक है, सद्र उस सद्र। देखो, सद्र उस सद्र मतलब होता है कि जो धार्मिक मामलों संबंधित है, धार्मिक मामलों से। ठीक है, धार्मिक मामलों संबंधित जो होते थे उसको बोलते हैं सद्र उस सद्र। अब ये सिंपली बोलोगे कि क्या सिर्फ धार्मिक मामले जो है वही आते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ धार्मिक मामले नहीं, धन भी आते हैं। जैसे धन संपत्ति किसने दान दिया है ना, धार्मिक मामले हो गए, ये धार्मिक मामले हो गए। और ये धन संपत्ति, किसने धन संपत्ति किसी को दान किया, जैसे मान लो राजा ने उल्लेमा को दिए, किसी साधु संत को दिए है ना, किसी विद्वान को दिए, तो वो सब भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दायित्व विभाग भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें दान संपत्ति, दायित्व विभाग, धार्मिक मामले सद्र उस सद्र में आते थे। ठीक है, और राजा द्वारा दिए जाने वाले दान है ना, बीरबल को दे दिया, जैसे मान लो विद्वान था ना, किसी साधु संत को दे दिए, किसी उल्लेमा को दे दिए, इस तरह से। ठीक है, और अब जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे मीर ए समा। ठीक है ना, जैसे ये उल्लेमा हो गए, उल्लेमा को दिए जाने वाला है ना, साधु संतों को दिया जाने वाला है ना। फिर हम पढ़ेंगे मीर ए समा। देखो, मीर ए समा का तो फोटो नहीं मिला, पर ये फोटो मिल गया। समा है ये प्यार का, किसी के इकरार का। ठीक है, तो ये समा कुल मिला के समा होना, समा बनना चाहिए। ठीक है, तो मीर ए समा। ठीक है, समा समी नहीं, मीर ए समा, मास ऐसे याद है, मास। तो मीर ए समा जो है वो क्या, कौन था? मीर ए समा जो है वो इंसान था जो महल का, रसोई का, ऐसे याद हो, हरम का है ना, हरम का प्रबंधन जो करता था ना, तो वो था। तो हरम से हरम हो जाएगा, हर से रसोई हो जाएगा, मा से महल हो जाएगा, का से कारखाना हो जाएगा। ये चारों का जो क्या बोलते हैं कि हराम, मतलब हरम का या हराम का जो खाता था वही था, ध्यान रखो, मीर ए समा है ना। तो ये इन चारों का प्रबंधन जो करता था उसी को बोलते थे मीर ए समा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? महल हो गया। ठीक है, फिर ये हरम हो गया। ठीक है, हरम वो जगह होती थी जहाँ राजा बहुत लड़कियों के साथ व्यस्त रहते थे है ना, अनेक स्त्रियों के रहने के स्थान को बोलते थे जहाँ मर्दों का, अन्य मर्दों का जन्म बना था। ठीक है, ये हरम हो गया, और रसोई हो गया। ठीक है, और फिर कारखाना आ जाएगा, ये कारखाना हो गया। ठीक है, ये कारखाना। तो चार जगहों का मीर ए समा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो मीर ए समा के अंतर्गत और कौन कौन आता था? मीर ए समा के नहीं, ये तुम्हारा मीर ए समा के अंतर्गत और कौन कौन आता है? ठीक है, ये मीर नहीं मिला तो मिहिर मैंने ऐसे डाल दिया होगा। ठीक है, इसके अंतर आता है मुशर्रिफ। देखो ये मुशर्रिफ, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर मुशर्रिफ आता है, मीर ए समा के अंतर्गत मुशर्रिफ, दरोगा। ठीक है, और फिर तहसीलदार, जो भी तहसीलदार है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये मीर ए समा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक और आता है दीवान ए बयूतात, उस बहुत अल्टर नाम है, दीवान ए बयूतात, वो भी किसके आता है? समा के अंतर्गत आता है। ठीक है, समा बनाता है वो भी। अब कुछ अन्य नाम, अन्य पद जो है उसको बोलते हैं, जैसे मुस्तौफी। मुस्तौफी किसको बोला जाता था? ये महालेखाकार को कहा ना। टॉफी कौन नहीं लेने देगा? लेखाकार जो है मुंह से टॉफी छीन लेता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मुस्तौफी। फिर जो है ये कारखाना वाला बताओ कौन है? ये नाजिर ए बयूतात है, नाजिर ए बयूतात। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाजिर ए बयूतात शाही कारखानों में का वित्तीय आय व्यय का पुनर्निरीक्षक है ना, जिससे मतलब सिंपल बात है, कारखानों में कितना आय व्यय हुआ, इन सब के बारे में बताता नाजिर ए बयूतात। ठीक है, बयूतात कारखानों की करता है सिर्फ बात। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे चलते हैं, तोप खाने वाला ना, मीर ए आतिश नाम से पता चल रहा है ये तोप खाने संबंधित है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं आगे, ये क्या नाम है, इसको बोलते हैं दरोगा ए डाक। ये क्या होता है कि जो डाक जो है ना उसका निरीक्षक करता है, ये डाक निरीक्षक दरोगा। ये देखो दरोगा जी जैसे दिख रहे हैं टोपी लगा के, तुम दरोगा ए डाक। ठीक है, एक है लास्ट में जो है वन निरीक्षक, जो इसको बोलते हैं ना, मीर ए बर। ठीक है, बर जो है तुमको पता है जंगल में लगते हैं ना, तो मीर ए बर बोलते हैं। और एक आदमी जो उत्सव का ध्यान रखता था उसको बोलते थे मीर ए तोजक है ना, तोजक तो उत्सव है ना, उत्सव तो आ रहा ना, ये ध्यान रखना इस तरह से।
तो मीर ए तोजक उसको बोलते थे, जो उत्सव का प्रबंधन इन सब के बारे में ध्यान रखता था। ठीक है, उत्सवों का प्रबंधन करता था। तो ये जितने भी थे ये मुगल कालीन में मेन जो केंद्रीय प्रशासन थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू।